टाइम्स हाइट, सो हाइट इज r by 2। सो अगर जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है वो 100 मीटर है तो ग्रेटेस्ट हाइट क्या होगी, 50 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बॉल्स ऑफ सेम मैस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू बॉल्स ऑफ सेम मैस आर प्रोजेक्टेड वन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल जो है आपने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एंड द अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, और जो दूसरी बॉल है उसका वर्टिकल से एंगल कितना है जी, 60 डिग्री है, और वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो PE1 over PE2 will be equal to sin square theta 1 over sin square theta 2। स्टूडेंट थीटा 1 तो हम जानते हैं कि वो 90 डिग्री है। व्हाट अबाउट थीटा 2? थीटा 2 को हम 60 डिग्री नहीं लेंगे क्योंकि एंगल लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला एंगल लेंगे, तो ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है। सो ये आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री ओवर sin स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। तो sin 91 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर ओवर sin 30 कितना होता है, 1/2, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो इन शॉर्ट इट विल बी 4:1। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद द स्पीड v एट एन एंगल थीटा हैज अ रेंज r ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर सेम v एंड थीटा इट्स रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखिए रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज vi स्क्वायर ओवर g इनटू sin 2 थीटा। दोनों सिचुएशन में ये सेम है, इसका मतलब है रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो रेंज ऑन मून ओवर रेंज ऑन अर्थ इज इक्वल टू g ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय g ऑन मून। सो रेंज ऑन मून विल बी इक्वल टू रेंज ऑन अर्थ। आपको पता है कि ये g होता है, g ऑन मून क्या होता है, g/6 होता है। सो ये g से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है अगर अर्थ पर रेंज r है तो मून पर रेंज कितनी होगी, आंसर विल बी 6r। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ लाइट। तो हमें रिलेशन पता है कि h इज इक्वल टू 1/8 g/t²। सो हाइट और स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा, g/8। g को आप 10 ले लीजिए तो इट विल बी 10/8 और 5:4। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 5:4। एक और क्वेश्चन देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो आपको याद होगा कि लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो चेंज इन वेलोसिटी है बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट इट विल बी इक्वल टू vi sin थीटा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज अ बॉडी इज सोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 5 मीटर हाई। सो ऐसे बॉडी को फेंका गया है, ये जो डिस्टेंस है y, दिस y इज इक्वल टू 5 मीटर। इट टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से ये जो डिस्टेंस है x, यानी कि ये कितना है, ये आपके पास है 10 मीटर। द इनिशियल वेलोसिटी इज, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये हमने मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे, देखें x बराबर होता है vx मल्टीप्लाई बाय t। तो हमें ये vx की बेसिकली मालूम करनी है, तो vx किसके बराबर आ जाएगा, x/t। अब t नहीं है हमारे पास। प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, वो था 2y ओवर g स्क्वायर रूट। सो 2y कितना है आपके पास, y इज 5 मीटर, g को आप 10 लेंगे, सो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड। सो vx विल बी इक्वल टू, x इज 10 ओवर 1, सो vx विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट बिकम्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इट्स इनिशियल स्पीड। यानी कि जो स्पीड है एट हाईएस्ट पॉइंट इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द इनिशियल स्पीड। वो कहता है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हमने रेंज मालूम करनी है। सो स्टूडेंट जो चीज़ मालूम करनी है पहले उसका फार्मूला सोचिए। उसका फार्मूला होता है हमारे पास ये vi स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 2 थीटा। सो हमें vi ओवर g के इन टर्म्स तो मालूम करना है, हमें थीटा नहीं मालूम। अब थीटा कैसे मालूम करें, आपको याद है मैंने आपको फार्मूला लिखाया था लेक्चर में कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इट इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू vi cos थीटा। सो यहाँ से vi से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, और आप जानते हैं कि cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 क्या होता है, ये 45 डिग्री होता है। मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, लेकिन आपको यहीं से समझ आना चाहिए था कि एंगल 45 डिग्री आएगा। और अगर आप 45 को यहाँ पुट करें तो रेंज क्या बनेगी, vi स्क्वायर ओवर g इंटू साइन 45 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 90, एंड एज यू नो साइन 90 इज 1, सो रेंज विल बी vi स्क्वायर ओवर g। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 3 ऑफ योर यूएचएस सिलेबस व्हिच इज वर्क एनर्जी पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो कोर्स कंटेंट हैं जो हमने पढ़ने हैं उनमें शामिल है वर्क इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक तो वर्क है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, और तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, और फिर हमारे पास है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और फिर लास्ट में हमारे पास है पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड यूज ऑफ पावर एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो ये कॉन्टेंट्स जो हैं ये यूएचएस की तरफ से जो है वो सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम इन कॉन्टेक्ट्स को कैसे डी कोड करेंगे, हम आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है चैप्टर नंबर उसका जो 4 है वर्क एनर्जी पावर, उसमें से क्या क्या पढ़ेंगे। सो उस सिलसिले में ये मेरे लेक्चर 1 की आउटलाइन है। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन पढ़ेंगे, फिर उसके यूनिट्स देखेंगे, इसके अलावा हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देखेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखेंगे, फिर हम वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड देखेंगे, फिर हम कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ देखेंगे, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे वर्क डन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं।
सो ये हमारी आज की जो है वो लेक्चर की आउटलाइन है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वर्क। जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो फिजिक्स में जो वर्क का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है जो आम हालात में आप वर्क का कॉन्सेप्ट लेते हैं। आम हालात में अगर आप घर में बैठे पढ़ रहे हैं और आपको आपके वो कहते हैं कि जाओ जी मार्केट से ये जाकर चीज़ ले आओ, तो आप बड़ा उससे अनॉय होते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं तो काम कर रहा हूँ। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये काम नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या काम होता है, तो इसको समझने के लिए, वर्क की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक MCQ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं MCQ आपको लिखवा रहा हूँ। स्टेटमेंट इज वर्क इज said to be done on the body when, ऑप्शन ए लिखते हैं some force acts on the body, ऑप्शन बी लिखते हैं body covers some displacement, ऑप्शन सी लिखते हैं both A and B, और ऑप्शन डी लिखते हैं when body feels चेंज इन इट्स एनर्जी। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से कौन सा ठीक होगा? सो जो बच्चे कहते हैं कि ऑप्शन ए या बी, या जो कहते हैं कि ऑप्शन सी, आप अपने घरों में हैंड रेज कीजिए और सच आपने बाद में बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जरा हम ऑप्शन बाय ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्क का जो फॉर्मूला है, वर्क इज बेसिकली FD cos ऑफ थीटा। तो वर्क 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर एंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है तो जरूरी तो नहीं कि वो वर्क भी करे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम नॉट अ सुपरमैन, तो मैं अगर इस व्हाइट बोर्ड को पुश करता हूँ, मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही तो मैं वर्क तो नहीं कर रहा। बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट। अब जरूरी नहीं कि बॉडी पर फोर्स लगे और बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करे और वर्क हो। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स में देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स में सर्कल के अंदर जो फोर्स लगती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द टेंजेंट होता है। सो बॉडी इज कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बिकॉज ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंगल इज 90 डिग्री, तो वर्क डन हमारे पास 0 आ जाएगा। सो दूसरा ऑप्शन भी ठीक नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन भी पूरे फिर भी ठीक नहीं। तीसरा देखिए, व्हेन बॉडी फील्स चेंज इन इट्स एनर्जी, नाउ दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी जो है ये राइट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है, ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी पर फोर्स भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी करो, लेकिन वर्क ना हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक बात याद रखिए, जब किसी बॉडी पर वर्क होता है तो वो अपनी एनर्जी में चेंज महसूस करती है। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्ज कीजिए कि आपके पास एक ईंट है जिसको आपने ज़मीन पर रखा हुआ है। तो ये एक ईंट है जिसको आपने ज़मीन पर रखा हुआ है और आप इसको उठाकर कुछ हाइट एज पर ले जाते हैं। आपने वर्क किया ना, क्योंकि आपका जो इसमें वर्क डन है वो उस ईंट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करता है, जिसको आप mgh लिखते हैं। सिमिलरली अगर एक फुटबॉल है, रेस्ट में पड़ा हुआ है, और आप उस पर फोर्स लगाते हो, आप उसको किक करते हो, तो वो मूव करने लग जाता है। तो फुटबॉल पहले रेस्ट में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और अब फुटबॉल मूव करने लग गया है तो इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। सो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि बॉडी पर वर्क हुआ तो बॉडी ने अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज को महसूस किया। सो हम कहते हैं कि बॉडी पर डेफिनेटली उस वक्त वर्क हुआ होगा जब उसकी एनर्जी, कोई भी एनर्जी, उसमें कोई चेंज उसको महसूस हुआ। तो रे स्टूडेंट्स, वर्क की एक डेफिनेशन आपने भी देखी। दूसरा आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी व्हेन सम फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो आप इस फोर्स के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। अब फोर्स के कंपोनेंट कैसे करने हैं, स्टूडेंट पूछते हैं सर कंपोनेंट कैसे करने हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो जो एंगल है उसी के साथ कंपोनेंट बनाते हैं। दूसरा, ये फोर्स किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और राइट साइड पे जा रही है, तो इसके कंपोनेंट भी 2 बनेंगे, एक राइट साइड बनेगा और एक ऊपर की तरफ बनेगा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट हमेशा साइन का होता है, सो दिस इज एफ साइन थीटा एंड दिस इज एफ कॉस थीटा। सो अब जो आप वर्क की डेफिनेशन लेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है उससे करके आप ये वर्क की डेफिनेशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में कुछ तय हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में तय होना चाहिए, तो फिर वर्क होता है। जब इस केस में फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि वर्क डन 0 है, बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। लाइक इफ दिस इज डी एंड दिस इज एफ, आप यहाँ से कंपोनेंट बनाइए और आप डी को 2 हिस्सों में रिजॉल्व कर लीजिए। तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट ये क्या होगा, इफ दिस इज डी, सो दिस इज डी साइन थीटा, दिस इज डी कॉस ऑफ थीटा। सो अब वर्क डन क्या होगा, डी कॉस थीटा इनटू एफ, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये जो डेफिनेशन है वर्क डन की आती है। सो वर्क डन की जब आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन है
ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट है। सो वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हैंग ऑन अ सेकंड, इज इट डी डॉट एफ और एफ डॉट डी? क्या होगा? एफ डॉट डी होगा। बुक में एफ डॉट डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, तो हम इसको एफ डॉट डी लिख लेते हैं। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये ऊपर वाली डेफिनेशन जो मैंने लिखी है क्या ये वाकई मिस्टेक गलत है? द आंसर इज नो। दिस डेफिनेशन इज आल्सो राइट एंड दिस डेफिनेशन इज आल्सो राइट। उसकी रीजन क्या है? आप जानते हैं कि जो वर्क डन है इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होती है। मींस के आप एफ डॉट डी को डी डॉट एफ भी लिख सकते हैं। सो आई होप कि अगर ये वाली डेफिनेशन भी वर्क डन की आ जाए तो आप इसको गलत नहीं कंसीडर करेंगे। क्या ये फॉर्मूला हमारे पास हर केस में एप्लीकेबल होता है? अगर आपने W इक्वल टू एफ डॉट डी लगाना है, क्या हर केस में ये एप्लीकेबल होगा या इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है? जी हाँ, इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके लिए दो कंडीशन हैं। नंबर वन, इसमें जो फोर्स हो इट मस्ट बी कांस्टेंट फोर्स। जो इसमें फोर्स हो वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर होता है, वेक्टर में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है जी? डायरेक्शन। तो जब मैं कहता हूं कि फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब है ना तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो एक तो कंडीशन इसमें ये है कि जो फोर्स है इट मस्ट बी कांस्टेंट, और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि फील्ड इन विच वर्क इज डन मस्ट बी कंजर्वेटिव फील्ड। फील्ड जिसमें आप वर्क कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए। एंड आई होप यू नो द डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। थोड़ा सा लेक्चर कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में भी सुन लें। डायरेक्टली आपका पार्ट नहीं है, लेकिन जैसा कि यूएचएस की जो है वो कॉन्टेंट्स में था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन कंजर्वेटिव फील्ड। सो आपको कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। क्या डेफिनेशन है हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड की? नंबर वन, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड। आप यहां से इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वही आपका एंडिंग पॉइंट है तो देन इट विल बी अ क्लोज पाथ एंड वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। और जो दूसरी डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फील्ड की वो क्या है जी? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। यानी कि अगर आप एक ईंट को ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट ए से बी तक लेके गए हैं, चाहे आप उसको ऐसे लेके गए हैं, चाहे आप ऐसे लेके गए हैं, चाहे आप ऐसे लेके गए हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब है वर्क डन इन ऑल दीज थ्री केसेस विल बी सेम। और इस सिलसिले में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। कौन कौन सी फील्ड्स कंजर्वेटिव होती हैं? जो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं और उनकी जो फील्ड बनती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। अब पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेज कौन कौन सी हैं? लाइक इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होगी, F इज इक्वल टू kx, पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से वो सारी की सारी फोर्सेज जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं कंजर्वेटिव होती हैं। अब ये कौन सी फोर्स है? लाइक F इज इक्वल टू Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक F इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। इसके अलावा वो तमाम फोर्सेज जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं वो भी कंजर्वेटिव होती हैं। अभी जो मैंने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स की एग्जांपल दी है आपको, आप जानते हैं कि इसमें फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन कौन सी होती हैं? जो रेजिस्टिव फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेज मोस्टली नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। फॉर एग्जांपल ड्रैग फोर्स, जिसका फार्मूला आपको पता है Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v, इट डिपेंड्स ऑन v। तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है तो फिर ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब आप यहाँ पर एक चीज सोच सकते हैं कि सर व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स भी तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। सो इज इट अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो मैं सोचूंगा इस बारे में और मैं कहूंगा ये ना कंजर्वेटिव है ना नॉन कंजर्वेटिव है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन क्या है? दो डेफिनेशन है ना, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो भाई मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क ही नहीं करती, हम पढ़ेंगे आगे जाकर डिटेल से। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट आल्सो, सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो जीरो, ऑलवेज जीरो। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्स इट इज नीदर कंजर्वेटिव नॉर इट्स नॉन कंजर्वेटिव। सो आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा। अगर कोई फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है तो फिर मैं ये फार्मूला W इज इक्वल टू F डॉट D वाला रिलेशन मैं अप्लाई नहीं कर सकता अगर कोई फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। उसकी एग्जांपल देखिए कि अगर मैं एक गाड़ी पर सवार हूँ, सपोज ये गाड़ी है, मतलब पुराने ज़माने में ऐसी गाड़ी होती होंगी, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो मैं अगर पॉइंट ए से गाड़ी को लेकर जाता हूँ रोड पे भगा के पॉइंट बी तक और पॉइंट बी से दोबारा ए पर लेके आ जाता हूँ, सो क्लोज पाथ तो बन गया क्योंकि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वही मेरा एंडिंग पॉइंट है। लेकिन क्या इसमें भी वर्क डन जीरो होगा? नहीं जीरो होगा, बिकॉज इस केस में आप ये वाला फार्मूला लगा ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को मूव करवाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ एनर्जी लॉस होगी। सो यहाँ पर जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा। सो अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते हैं तो फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, फील्ड कंजर्वेटिव होनी चाहिए। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है फिर आप उसको कांस्टेंट बनाएंगे, जिस तरह से आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में करते हैं कि पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी कि पूरे पाथ के लिए जो है, इस पूरे पाथ के लिए जो है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करें तो इस पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट है, इस पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट है। तो फिर हर एक पार्ट के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और बाद में टोटल वर्क मालूम करने के लिए आप इसको एड अप कर लेते हैं। सो ये दो कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा। इफ यू लुक एट द यूनिट्स ऑफ वर्क, अगर आप वर्क के यूनिट्स की बात करें तो इसका जो ऐसा यूनिट है इट्स जाउल, ऐसा यूनिट इज जाउल। मैं एक बात कैटेगोरिकली लिख रहा हूं कि इट्स ऐसा यूनिट इज जाउल, नॉट न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल नॉट न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ टॉर्क, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क, मैं लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लैरिटी से लिख लीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर नॉट जाउल, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल नॉट न्यूटन मीटर। अब आप कहेंगे सर कि तो दोनों बराबर होते हैं। अगर आप वर्क की डेफिनेशन देखें W इक्वल टू F D, तो जो जाउल है वो तो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जी हाँ, बराबर बिल्कुल होते हैं, लेकिन ऐसा ही अथॉरिटीज फॉरबिड करती हैं इस बात से
कि आप स्केलर और वेक्टर के लिए सेम यूनिट इस्तेमाल करें। कहते हैं कोशिश करें कि डिफरेंशिएशन रखें। अब देखें टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका यूनिट न्यूटन मीटर है, जबकि जो वर्क है या जो एनर्जी है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसका यूनिट जाउल है। सो जाउल इसका ऐसा यूनिट है। इसके अलावा वर्क का छोटा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जाउल। इसके अलावा सीरीएस सिस्टम में वर्क या एनर्जी का यूनिट, ये सारे यूनिट एनर्जी के भी हैं। सीरीएस सिस्टम में इसका यूनिट एर्ग है, 1 एर्ग इज 10⁻⁻7 जाउल। और ये जो 1 एर्ग है ये बराबर होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर होता है ना जाउल, तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है 1 एर्ग। तो 1 एर्ग इज 10⁻⁻7 जाउल। कन्वर्जन कीजिएगा इसकी नाम तो मुझे बताइएगा। कैलोरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। और किलोवाट आवर, ये हमने देखा था कि जो 1 किलोवाट आवर है ये बराबर होता है 3.6 मेगा जाउल के बराबर। इसकी डेरिवेशन हम लेक्चर्स में देखेंगे भी सही। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ वर्क जिनको आपने फोकस करना है। सो स्टूडेंट्स व्हेन यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द वर्क, सो डोंट फॉरगेट कि जो वर्क है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल पर भी डिपेंड करता है। सो देखिए हम कहते हैं W इज इक्वल टू F डॉट D, सो इट इज इक्वल टू FD कॉज ऑफ थीटा। सो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मैस m, इस पर इस तरफ फोर्स लग रही है, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, मैक्सिमम वर्क होगा। सो वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 डिग्री, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विल बी पैरेलल टू ईच अदर। और अगर आपके पास वही ब्लॉक ऑफ मैस m है, फोर्स इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तय हो रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? इट इज 180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, और अगर 0 डिग्री हो तो हम कहते हैं पैरेलल। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। और जिस तरह के सर्कुलर मोशन में होता है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फिर व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? दैट इज 0 डिग्री। और अगर ये दैट इज 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। यहां से आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने दीजिए, और मैं ये सब चाहता हूं कि आप इधर उधर देखना छोड़ें और मेरी तरफ तवज्जो करें। देखें, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से किया गया काम इसलिए 0 होता है बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पूरे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, यहाँ 0 पुट करें तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो क्या अगर मैं हाफ सर्कल मूव करूं सर्कल में, यानी कि मैं यहां से लेकर यहां तक मूव करूं, तो क्या फिर वर्क डन 0 नहीं होगा? फिर भी 0 होगा, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बिकॉज ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से किया गया काम 0 इसलिए नहीं होता कि पूरे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अगर आप हाफ सर्कल भी मूव करते हैं, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। वो जैसे भी आप मूव करेंगे वो 90 डिग्री रहेगा, चाहे आप क्वार्टर सर्कल मूव कर लें, चाहे हाफ चाहे कंप्लीट, तो वो 90 डिग्री ही रहेगा। सो दैट इज व्हाई वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दैट इज द एंगल डिपेंडेंस ऑफ द सेंट्रीपिटल ऑफ द वर्क डन। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि which of the following is greater work done? Option A 100 joule, option B minus 350 joule, option C 200 joule, option D 10 joule। इनमें से ग्रेटर वर्क कौन सा है? अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि ग्रेटर वर्क तो पॉजिटिव वाला होगा और पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा जो है वो ये वर्क होगा। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। अब आप कहेंगे सर उसकी रीज़न क्या है? देखिए, वर्क डन क्या करता है? चेंज इन एनर्जी करता है। आपने पढ़ा है ना कि वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा हुआ है ना आपने? तो आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सा वर्क डन है जो एनर्जी में ज्यादा चेंज लाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो वर्क डन है ये एनर्जी में ज्यादा चेंज लाएगा। यानी कि अगर वर्क डन बराबर है माइनस 350 जाउल, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाले वर्क ने बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 350 जाउल कम कर दिया। बिकॉज अगर चेंज नेगेटिव हो तो इसका मतलब वो कम हो रही होती है। सो इन शॉर्ट आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड देकर फैसला करना है, साइंस देकर फैसला नहीं करना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस आर्टिकल से। जब हम कहते हैं कि वर्क डन, तो हम किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास कि सपोज फोर्स दी हुई है 2i + 3j + 4k, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3i - 5j + 10k, और हमसे कहा जाता है कि जी वर्क निकालें। तो आपको पता ही होगा, हम इसकी प्रैक्टिस वैसे कर रहे हैं कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स है आपके पास 2i + 3j + 4k, डॉट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 3i - 5j + 10k। अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? W = fx dx + fy dy + fz dz। या अगर आप इसको देसी तरीके से समझना चाहते हैं, आसान तरीके से, तो i वाले कोएफिशिएंट को i वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 क्या आ जाएगा जी 6, प्लस j वाले कोएफिशिएंट को j वाले कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और k वाले कोएफिशिएंट को k वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 6 - 15 + 10 4 40। सो इट विल बी 40 - 15 25, 25 + 6 31 जाउल। सो वर्क डन विल बी 31 जाउल। एक तो ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, इसी सवाल को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं। क्वेश्चन को मैं आहिस्ता से बोलूंगा, स्लोली बोलूंगा, लिख लीजिएगा। अलोंग विच कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वर्क डन इज मैक्सिमम? मैं रिपीट कर रहा हूं, अलोंग विच कंपोनेंट ऑफ द फोर्स वर्क डन इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन में दे देता हूं, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, या डी ऑप्शन है सेम इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये एमसीक्यू है, बताएं क्या जवाब होगा इसका? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से ताल्लुक नहीं होता, तो सेम इन ऑल डायरेक्शन आना चाहिए, है ना? लेकिन इसका जो जवाब होगा दैट विल बी z एक्सिस। सर क्वेश्चन पे गौर कीजिए, अलोंग विच कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। मैंने वर्क डन नहीं पूछा, मैंने कहा कि फोर्स के किस कंपोनेंट की डायरेक्शन में वर्क डन मैक्सिमम होगा। मैंने फोर्स के कंपोनेंट के हवाले से बात की है। तो देखिए x के लिहाज से वर्क 6 हुआ है, y के लिहाज से वर्क -15 हुआ है, और z एक्सिस के लिहाज से वर्क 40 हुआ है।
तो लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस। चलें इसी सवाल में हम एक और वेरिएशन करके देते हैं कि किस तरह का एक और सवाल पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास ये जो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी है, इसमें मेरे पास यहाँ है एक अननोन वेरिएबल ए, यहाँ मेरे पास ए है, और मैं आपको कहता हूँ इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। या मैं अपने इसी क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ कि इफ फोर्स हेयर, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कंडीशन आपको नहीं देता, मैं कहता हूँ इफ फोर्स हेयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। दिस इज नॉट 9, राइट, दिस इज नॉट 9, दिस इज ए। तो मुझे ए की वैल्यू मालूम करनी है। अब क्योंकि मैंने ये कह दिया है तो मैं लिखूंगा एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन निकालें, आई को आई से, 2 3 6, जे को जे से, -15, के को के से, +4 और इसको मैं 0 के बराबर रख देता हूँ। मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए cos 90 0। सो क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है और वर्क डन 0 है तो हमने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट किया, 3 to the 6, 3 5 15 माइनस का +4a और इसको 0 रख दिया क्योंकि वर्क डन 0 था। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो आपके पास आ गया -9 + 4a इज इक्वल टू 0। सो 4a इज इक्वल टू 9 एंड a इज इक्वल टू 9/4। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a। ये हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ गई। सो इस टेक्निक से आप कोई एक अगर इक्वेशन में एक अगर अननोन वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आप कैसे एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की मदद से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये f cos थीटा है और अगर आपके पास ये रेक्टेंगल बन रही है तो फॉर्मूला ये है कि एरिया अंडर एफ डी ग्राफ वो होता है वर्क डन। तो ये एरिया क्या बन रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सो f cos थीटा इनटू d, तो ये क्या बन जाएगा f cos थीटा, f d cos थीटा। सो इस टेक्निक से हम देखते हैं डिफरेंट शेप के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि अगर हमारे पास ये एक क्लोज पाथ है तो फिर हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, सो f इंटू डी 0 इंटू कॉस थीटा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, तो अगर यही ग्राफ होता पीवी डायग्राम, क्योंकि एमडी कैट में ये क्वेश्चन आया भी है कि पीवी डायग्राम दी हुई थी, इधर प्रेशर था और इधर वॉल्यूम था। अगर ये पीवी डायग्राम हो फिर वर्क डन 0 नहीं है, फिर वो πr² वाले फार्मूले से जाकर देखेंगे थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन फिलहाल बिकॉज इट इज एन एफडी डायग्राम, तो एफडी डायग्राम में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है जी, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास ये ग्राफ ऐसे हो फिर वर्क डन कितना होगा, परपेंडिकुलर लाइन क्या बन रहा है, ट्रायंगल, तो दैट इज हाफ एफ डी, फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ एफ डी हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन सी शेप है जो कि आपको पता होनी चाहिए, हम इसमें प्रैक्टिस में भी देखेंगे। सपोज आपके पास ऐसा कोई सूरत हाल है, आपसे कहा जाता है वर्क डन मालूम करें, इधर डिस्प्लेसमेंट है इधर फोर्स है, तो देखिए फिर जो नेट वर्क डन होगा उसमें ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इधर ये वाला वर्क है माइनस एफ डी, ये पॉजिटिव एफ डी है, उतना ही एरिया वो खत्म हो जाएगा। तो फिर जो नेट वर्क होगा वो ये होगा। ये हम प्रैक्टिस में इसको डिस्कस भी करेंगे। सो अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल है, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, तो देखिए फोर्स तो वेरिएबल जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिलोंग्स टू टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। सो अगर कोई वेरिएबल फोर्स है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से बी तक, फिर आप क्या करते हैं जी, ए से बी तक के पाथ को छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करते हैं, राइट, और फिर हर एक पार्ट के लिए फर्स्ट कीजिए ये डेल्टा D1 है, ये डेल्टा D2 है, फिर आप क्या करते हैं हर एक पार्ट के लिए वर्क डन मालूम कर लेंगे। पहले पार्ट के लिए दिस इज F1, सो ये वाला कंपोनेंट F1 cos थीटा 1 हो जाएगा इनटू डेल्टा D1। सिमिलरली दूसरे के लिए F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 एंड सो ऑन Fn cos थीटा n डेल्टा Dn, और फिर आप इसको सारे को ऐड कर लेंगे तो इट विल बी टोटल वर्क डन। बेटर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द वर्क के लिए आप क्या चाहते हैं कि ये जो विड्थ है ये कम हो, बिकॉज ये देखिए अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है तो हम इसमें वर्क डन कैसे मालूम करते हैं। अगर ये हमारे पास ग्राफ है तो हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं और उन रेक्टेंगल्स का एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए ग्राफ तो ये है, तो ये तो एक्स्ट्रा एरिया मैं कैलकुलेट करूंगा, ये तो बेईमानी है ना, ये तो ग्राफ से ऊपर है। लेकिन अगर मैं इसी के 2 पार्ट्स कर लूँ तो फिर देखिए ऊपर वाला एरिया एलिमिनेट हो गया। अगर मैं इस एक के 2 पार्ट कर लूँ तो फिर ये ऊपर वाला एरिया मजीद एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब है वो जो विड्थ है डेल्टा डी की जितना कम होती जाएगी वर्क की अप्रॉक्सीमेशन उतनी बेटर होती जाएगी। इसलिए आप कहते हैं कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स इज लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा टी आई। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट आपने बस ख्याल रखना है कि जितना विड्थ होगी डिस्प्लेसमेंट पार्ट कम होगी, वर्क डन ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट में वर्क डन बाय दी कंजर्वेटिव फील्ड्स। जरा गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल मैं देने लगा हूं आपको, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो सपोज हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक ईंट है वो नीचे की तरफ आ रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी नीचे की तरफ ही लगती है। तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल है, 0 डिग्री। सो इस केस में वर्क डन जो है बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या है, पॉजिटिव। तो इस केस में इफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज पॉजिटिव, तो देखिए इस केस में क्या होता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है, अप एरो मतलब इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, डाउन एरो मतलब डिक्रीज। और अगर आप इसी ईंट को
ऊपर लेके जाएं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो अब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नेगेटिव है। अब काइनेटिक एनर्जी, जब आप किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो अब मैं दो लाइनें कहने लगा हूं, उस पर फोकस कीजिएगा। इफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज पॉजिटिव, then kinetic energy of the body will increase while its potential energy will be decrease, and if work done by the gravitational field is negative, then kinetic energy will decrease and potential energy will be increased. So इसीलिए आप लिखते हैं कि work done by the gravitational field is equal to change in kinetic energy and work done by the gravitational field is equal to negative of the change in potential energy. यानी कि जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा, इस वाले केस में जब ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना। जो चीज भी कम होती है उसकी चेंज के साथ नेगेटिव साइन आता है, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है तो इसीलिए उसी की चेंज के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। और इधर देखें, क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ से वर्क डन पॉजिटिव होता है तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो चीज बढ़े उसकी चेन के साथ भी पॉजिटिव होता है, इसलिए जब ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क डन पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इसलिए चेन के साथ नेगेटिव साइन है। So that's it as far as the work done is concerned. Now let us solve a few MCQs related to this topic ताकि आपको समझ आ जाए कि इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमने अभी वर्क को डिस्कस किया। लेट अस डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क। पहला क्वेश्चन देखिए कि हमारे पास फोर्स दी हुई है, फोर्स इज 5i + 3j + 0k, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमारे पास दैट इज 3i + 4j + 6k, और कहा जाता है कि along which component of the force the work done is maximum. So work done देखिए, along x axis हुआ 15, along y axis हुआ 12, along z axis हुआ 0. So along x axis is the answer. So the correct option for this question will be option A, along x axis. और ऐसा ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में भी करते हैं, हम लेक्चर के दौरान भी कर चुके हैं। So नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से हम इस टॉपिक को डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। हमारे पास वी हैव अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट रेस्ट, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय टू फोर्सेस। वो टू फोर्सेज हैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, लेकिन वो हैं आपस में राइट एंगल टू ईच अदर। सो इफ वी हैव टू फोर्सेज 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एट राइट एंगल, तो नेट फोर्स कितनी बन जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगी 5 न्यूटन। सो नेट फोर्स वी हैव इज 5 न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी लेनी है। तो आप जानते हैं कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, और किसी भी चीज में चेंज कैसे लेते हैं, हाफ m फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो हाफ m कॉमन आ गया, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी कैसे लेंगे, vi + 80, क्योंकि बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है तो vi तो 0 हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, एक ही जगह हम लिखेंगे F/m × t। सो व्हाट इज f, नेट फोर्स 5, व्हाट इज m, इट इज 10, एंड व्हाट इज p, दैट इज 10। सो ये आ जाएगा आपके पास vf 5 मीटर पर सेकंड। सो इट विल बी 5 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 0।